जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है पादप कार्यकी। और इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अभी लाइक करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पौधों, जो भी हरे पौधे पाए जाते हैं, उनके कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाता है। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हम लोग सीधी लैंग्वेज में कहें तो प्रकाश के द्वारा पौधों का खाना बनाना यानी भोजन बनाना, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इसमें जो क्रिया होती है उसको हम रिएक्शन में भी देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हैं। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एनवायरनमेंट से पौधे द्वारा लिया जाता है, और जल होता है वो ज़मीन से लिया जाता है, और इस क्रिया से ग्लूकोज का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, और यहाँ पे आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखना है। आपको C6H12O6 याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और जितने भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं उनमें स्पेशली ये पूछा जाता है जो ग्लूकोज बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्लूकोज बनता है उसमें कार्बन का मॉलिक्यूल्स किस अणु द्वारा आता है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो कार्बन आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है वो वाटर के थ्रू आता है। यानी जो ग्लूकोज में कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, और हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो वाटर के मॉलिक्यूल से आया है। और इसके बाद जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कार्बन के मॉलिक्यूल से O2 अलग होके होती है। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल रंग में, यानी जो आपका रेड कलर होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम बैंगनी कलर में होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पादपों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो पादपों में श्वसन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, जैसा कि हमारे शरीर में होता है। सेम पौधों के शरीर में भी यही प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया होती है वो विसरण विधि द्वारा होती है। जितने भी पौधे होते हैं या जितने भी पादप होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया प्राणियों से अलग होती है। पादपों में श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है, और पादप के सभी भाग जैसे कि मूल, तना, पत्ती सारे श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जितने भी जंतु होते हैं और पादप में श्वसन में ये डिफरेंस पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पत्तियों में गैसीय विनिमय। तो पत्तियों में जो भी गैस का विनिमय होता है वो स्ट्रोमेटा के थ्रू होता है। स्ट्रोमेटा को हम लोग छिद्र के तरह समझ सकते हैं जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जब पादप की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वातावरण में उसे मुक्त करने के लिए स्ट्रोमेटा छिद्र खुल जाता है या स्ट्रोमेटा खुल जाता है, और इस प्रकार पत्तियों में गैसों का विनिमय होता है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं पादपों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो पादपों में जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है आलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आलैंगिक जनन की यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो आलैंगिक जनन होता है इसमें पादप बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करता है, यानी इसमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। और आलैंगिक जनन की भी निम्न विधियाँ होती हैं, जैसे कि कायिकी प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण आदि। ये सब आलैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कायिकी प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन। तो जो वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन 3 प्रकार से हो सकता है, और इसमें पादप के मूल यानी उसकी जड़, तने, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त किया जाता है। और इसमें भी हम लोग 3 प्रकार से देख सकते हैं, यानी वो तने से हो रहा है तो उसे तना कायिकी प्रवर्धन कहा जाएगा, यदि पत्तियों से हो रहा है तो पत्ती, और जड़ से हो रहा है तो जड़ कायिकी प्रवर्धन कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कायिकी प्रवर्धन समझ में आ गया होगा, यानी इसमें हम लोग सीधे प्लांट के किसी भाग को लेकर उससे नए पौधे का विकास कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो अदरक, लहसुन, गन्ना, अमरबेल, मनी प्लांट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुकुलन यानी बडिंग की। तो जो ईस्ट में जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसमें जो ईस्ट की कोशिकाएं होती हैं वो छोटी छोटी कलिका के रूप में उभर आती हैं, और उन कलिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसे मुकुलन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें खंडन यानी फर्मेंटेशन की। तो जो खंडन जनन होता है ये शैवालों में होता है, और जैसा कि आपको पता है जल और पोषण तत्वों की उपलब्धता होने पर जो शैवाल होते हैं वो वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं, और जो ये खंडन होते हैं वो नए जीवों के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। तो आपको खंडन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन। तो जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये कवक में होता है,
कवक में जनन बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। और जो कम विकसित पौधे होते हैं उनमें दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशीय रचना पाई जाती है जिन्हें बीजाणु कहा जाता है, और जो कि प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं। यानी उनके डेवलप के लिए अगर वातावरण उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से उन्हें चाहिए तो वो सुरक्षित रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे का विकास करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हरिता, जिसे इंग्लिश में मोस कहा जाता है, और फन इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो लैंगिक जनन होता है इसमें बीजों से नए पादपों का जन्म होता है, और लैंगिक जनन में दो विधियां पाई जाती हैं, एक होता है परागण और दूसरा होता है निषेचन। इन दोनों विधियों द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। और जितने भी पौधे होते हैं उनमें से जो अधिकतर पौधे होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, यानी उनमें नर और मादा दोनों एक साथ पाए जाते हैं। और लैंगिक जनन में जितने भी पौधे होते हैं उनका जो जनन भाग होता है वो पुष्प होता है। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। तो पुष्प में हम अगर विभिन्न भागों की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है इसको बाह्यदल बोलते हैं, और ये वाला भाग दल कहलाता है। और जो ये वाला भाग होता है ये पुंकेसर में आ जाता है। और आप देख रहे होंगे ये अंडाशय, ये मादा जनन अंग होता है पौधों में, और जो पुंकेसर होता है ये पुरुष जनन अंग होता है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र, इसी के द्वारा जो परागकण होते हैं वो अंडाशय तक पहुँचते हैं। और यहाँ पे एक आप पाइप के समान संरचना देख रहे हैं, इसे वर्तिका बोलते हैं। इसी के द्वारा जो परागकण होते हैं वो अंडाशय तक पहुँचते हैं। तो जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं ये स्त्री केसर होते हैं, यानी स्त्री भाग होते हैं, यानी पुष्प के मादा जनन अंग होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो पुष्प में जो पुंकेसर और अंडप होता है ये जनन अंग होते हैं। और जितने भी पुंकेसर होते हैं, जैसे कि आप ये संरचना देख रहे हैं लंबी सी पाइप की तरह, ये पुंकेसर कहलाती है। और इसके जो शीर्ष भाग होता है इस पर परागकण पाए जाते हैं, और जो परागकणों की उत्पत्ति होती है वो परागकोश में होती है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं ये परागकोश है। और दोस्तों जो पोलिनाइजेशन यानी परागण की जो क्रिया होती है, जैसा कि आपको पता है, तो परागकण जो होते हैं उनको वर्तिकाग्र में पहुंचना रहता है। वर्तिकाग्र से ये वर्तिका के थ्रू अंडाशय में जाते हैं, और यहाँ पे निषेचन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो परागकण होते हैं उनको वर्तिकाग्र में पहुंचने की कई विधियां होती हैं, जैसे कि वो वायु, जल, कीट या अन्य कारकों द्वारा उस तक पहुंच सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनाइजेशन, और दूसरा होता है पर परागण, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनाइजेशन। तो स्वपरागण से आप समझ ही चुके होंगे। तो दोस्तों जो स्वपरागण होता है उसमें जो पौधा होता है और जो पुष्प होता है, उसी पुष्प के परागकण यदि उसके वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो उसको स्वपरागण कहा जाता है। और पर परागण ऐसी विधियां होती हैं जब किसी पौधे में किसी अन्य पौधे के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो इसे पर परागण कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका पौधों में जनन और पादप कार्यकी समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है इसको शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।